हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू कैनस क्लासेस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड। तो काफ़ी दिनों से आपको भी इंतजार था एरोमेटिक कंपाउंड्स का, क्योंकि अराइल हैलाइड्स है ना, फिनोल्स, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड का अब तक हमने कवर नहीं किया था। इवन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक से हमारे पास चीज़ें पेंडिंग थी। तो आज के चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे एंड एरोमेटिक इज़ इम्पॉर्टेंट भी है और एरोमेटिक काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान भी है, क्योंकि एक बार आप एरोमेटिक के फंडे किस तरह से कहाँ अटैक हो सकता है बेंजीन पे, कहाँ नहीं हो सकता, वो अगर समझ जाएंगे और आपको एक बार याद आ जाएगा तो फिर आप काफ़ी सारे मतलब वेरी करता रहेगा। हाइड्रोकार्बन से आप फिनोल पे चले जाओगे, मे बी कार्बोनिल कंपाउंड पे, बट कुछ बेसिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एरोमेटिक जो क्लास है, ठीक है, रिएक्शंस की, तो उनको कवर करेंगे। एंड मेक श्योर आप कैनवस क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं हमारे साथ। एंड बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर क्रैश कोर्सेज, ठीक है ना। चलिए, तो जुड़े रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट किया जाए कि कुछ अच्छा सोच के कि हम जो भी कर रहे हैं आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, और करियर में पढ़ाई से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, बट एटीट्यूड आपका कैसा है, कितने फोकस्ड आप हैं, कितने रिलैक्स्ड आप हैं, कितनी डेप्थ है आपके अंदर, मतलब आप एकदम से परेशान नहीं होते। तो ये सारी की सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जो आदमी या जो भी स्टूडेंट परेशानियों में बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, या बहुत जल्दी मतलब ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कभी फोकस नहीं कर पाएगा अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, वो बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा। तो एंश्योर करें कि आप अगर किसी के भी कुछ भी करने से अगर परेशान होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है कि हमारा फोकस हमारे गोल पे, हमारे काम पे ज़्यादा रहे, और कोई दूसरा इंसान या दूसरे के कुछ एक्शंस हमें मतलब परेशान ना कर पाएँ। क्योंकि अगर आपकी खुशी और आपका दुख दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड करता है, तो वो आपको कभी भी खुश कर सकते हैं और कभी भी दुखी कर सकते हैं। तो यू आर अ स्लेव टू देयर एक्शंस, ठीक है ना। तो ये इंश्योर करना, खुशी के लिए भी दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना, और दुख के लिए भी दूसरों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना। मतलब दूसरों की कही हुई बातों से, उनके एक्शंस से बहुत ज़्यादा फील नहीं कर जाना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं with this beautiful quote by रॉबिन शर्मा, your I can is more important than your IQ। IQ बहुत सारे लोगों में होता है, बट फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, इट वॉज अबाउट सक्सेस, है ना, सक्सेस इज द मोस्ट सर्च्ड, कि यार सक्सेस कैसे करनी है। तो बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली कि देर आर पीपल हु हैव पोस्ट डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स बट दे आर पुअर। They know how to manage money, how to invest it, how to grow it, but how to get the money in the first place, they don't know, because nobody teaches that। दुनिया की किसी भी डिग्री में आपको पैसे कमाना नहीं सिखाया जाता है। एट मोस्ट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो आपको सिखा सकते हैं, पर कमाना कैसे ये कोई सिखाता नहीं है। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो इवन अ पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री इन economics is not going to, or in finance is not going to teach you how to earn money, right? तो वो आपको खुद करना है। तो your I can is more important than IQ there। तब समझ आता है कि यार जो करना चाहता है ना वो कर ही लेता है, वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेता है उसके लिए। चलिए, तो ब्रीफ छोटा सा एक रिकैप करते हैं जल्दी से। एंड आई थिंक इस वाले सेटअप में लाइटिंग थोड़ा बेटर आ रही है, राइट, है ना। मेरा फेस थोड़ा और भी ज़्यादा गोरा लग रहा है यार, फेयर एंड लवली वाली फीलिंग आ रही है एकदम बिल्कुल। चलो, तो अ ब्रीफ रिकैप ऑफ नेम्स, एरोमेटिक के नेम। ये भाई साहब हमारे टॉल्यूइन है, फिनोल है, आपको पता ही है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मिले भी थे प्रीवियस लेक्चर में। एनिलीन के भी कुछ हमने केसेस किए हैं शायद। एनिसोल है, बेंजोइक एसिड है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है सर, ये तो है ना, टॉफियों जैसे नाम याद है। देन एन फिनाइल एसिटामाइड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली एसिटामाइड? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। तो एसिटामाइड क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड का अमाइड, ये राइट। अब इसमें N के साथ 2 H हैं, अगर N के साथ 2 H हटा के, एक H हटा के मैं एक PH लगा लूँ, तो N पे क्या लग गया? फिनाइल, और बाकी क्या था? एसिटामाइड। तो ये हो गया N फिनाइल एसिटामाइड। मतलब नॉर्मल एसिटामाइड में N के आगे एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने और वहाँ पर फिनाइल लगा दिया। ये आपका एसिटोफिनोन, मतलब कीटोन में एक तरफ आपका बेंजीन है और एक तरफ आपका मिथाइल है।
एसिटोफिनोन, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका मिथाइल बेंजोएट है एस्टर, और ये आपका फिनाइल एसीटेट है ना, अगेन एस्टर। ठीक है, देख लो आराम से, शांति से देख लो इनको, वैसे बाद में नोट्स में भी मिल ही जाएंगे, बट फिर भी एक बार जी भर के देख लो। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहाँ पर आपका दोनों ही ब्रांचेज हैं, तो जब दोनों ही ब्रांचेज हैं फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी नहीं है, तो अल्फाबेटिकल चलना है, तो 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल। ठीक है, क्योंकि मिथ तक तो कॉमन है, उसके आगे O है और यहाँ पर Y है, तो O और Y में O इज गेटिंग हायर प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली, तो 1 पे इसलिए मिथॉक्सी से स्टार्ट किया यहाँ पे 1 2 3, एंड यहाँ पर आपका NH2 योर फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 3 ब्रोमो एनिलिन। यहाँ पर दोनों ही CHO आपके मेन फंक्शन ग्रुप हैं और दोनों सेम है, तो क्या होगा ये आइसोथैलेल्डिहाइड है ये, क्योंकि आइसोथैलिक एसिड से बना है। अगर यहाँ पर COH होते दोनों ही तो ये आइसोथैलिक एसिड कहलाया जाता। ठीक है, ये आपका आ गया 1 2 3, तो 3 पे क्या है CHO, दैट इज फॉर्माइल, क्योंकि वो ब्रांच है, तो 3 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, क्योंकि इसमें लोअर सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है, तो 2 अमीनो और 5 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। देन ये आपका थैलिक एसिड आ गया, ये बेंजीन के ऊपर अलाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अलाइल बेंजीन बोल दिया इसको, है ना, शॉर्ट में डायरेक्टली। एंड यहाँ पर क्या है, ये आपका मेन रिंग हो गया, ये आपका फंक्शन ग्रुप उसके ऊपर लगा है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 3 पे आइसोप्रोपाइल है, 4 पे विनाइल है, तो 3 आइसोप्रोपाइल 4 विनाइल बेंजोइक एसिड। चलिए, तो अब एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल तो है कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब यार कोई इलेक्ट्रोफाइल का तो ये बेचारा ड्रीम कम ट्रू है कि मेरे को बेंजीन के ऊपर अटैक करने को मिल रहा है, क्योंकि बेंजीन इज वेरी इलेक्ट्रॉन रिच, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, पार्टी चल रही है वहाँ पे। बट फिर भी जस्ट लाइक अ नॉर्मल डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा लेते थे, बेंजीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल है। अगर आप किसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस कुछ ऐड करवा देंगे तो आपका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा बेंजीन का, तो जो इसका एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी इसके पास थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए बेंजीन कभी भी बोलता है कि ये मेरे को यार एडिशन नहीं करवाना है, मतलब डबल बॉन्ड को खराब नहीं करना है। हाँ, H है, H हटा के आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ और H हटा दो वहाँ पे और E लगा लो, दैट इज पॉसिबल, दैट इज फिजिबल। ठीक है, तो ये बन सकता है। तो बेंजीन का नॉर्मल ब्रोमिनेशन अगर आप करवाते हैं तो कोई ब्रोमीन का एडिशन नहीं होता है। KMnO4 से कराएंगे तो ऐसा कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता उसका। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करने की कोशिश करें, नहीं होती है। हाँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाती है, क्योंकि दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो तीनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके आपको साइक्लोहेक्सेन दे देता है। तो स्लो एडिशन होती है, क्योंकि ये क्यों होती है स्लो, क्योंकि एक बहुत स्टेबल कंपाउंड को आप रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट फास्ट। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये भी नहीं हो रहा। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस जब हम बोल सकते हैं कि यार ये एरोमेटिक है बच्चे और ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे क्या होता है, स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन है, एरोमेटिक। एरो के बाद नॉन, नॉन के बाद एंटी, क्योंकि एरो इज लाइक बहुत स्टेबल, नॉन इज लाइक भाई मेरे को ना इधर जाना ना उधर जाना, ना मैं स्टेबल हूँ ना मैं अनस्टेबल हूँ। एंटी इज लाइक अनस्टेबल है वो। ओके, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो व्हाट आर द रूल्स, तो ये हक्कल रूल है। हक्कल रूल ने हमारे को बताया कि हाउ टू डिसाइड कि विच इज गोइंग टू बी एरोमेटिक और विच इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। तो उन्होंने कहा पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, कई बार साइक्लिक होता है पर बहुत बड़ा रिंग होता है और एक प्लेन में नहीं होता, वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। हर एक एटम जो है आपका उसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, ये बोलना चाह रहे हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और वहाँ पर कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल ये होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो एरोमेटिक, और अगर सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो एंटी एरोमेटिक। समझे, 4n+2, n को आप 0 1 2 3 4 पुट कर लो, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं आपके पास काउंट करके तो वो एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे ये बड़े बड़े रिंग्स हैं, एनुलिन्स क्या होती हैं, ये जो आपके रिंग स्ट्रक्चर है ना साइकिल्स, ठीक है, ये आपके एनुलिन है।
कितने, अब देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 4 6 8 10 12 14, तो ये 14 एनुलिन। यहाँ पर कितने हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 16 एनुलिन, ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 14 वाला एरोमेटिक है, 16 वाला एंटी है, 18 वाला एरोमेटिक है। तो 16 वाले को याद रखना, क्यों, क्योंकि 16 वाला एग्जैक्टली 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, ये n को 4 पुट कर लो तो 4 4 16, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। ये साइक्लिक था, प्लेनर भी था, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी थी, पर क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो एंटी एरोमेटिक। और 14 वाले में भाई साहब में कितने थे, 4n+2, क्योंकि n को 3 पुट कर लो यहाँ पे। और 18 वाले में भी 4n+2, n को 4 पुट कर लो, राइट। बस अब देखिए ये वाला, ये तीनों जनाब कोई भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो खास करके याद रखें आप, क्या ये 10 कार्बन का रिंग है, ठीक है। तो 10 कार्बन का रिंग है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, बट स्टिल क्योंकि एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेनर नहीं है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ये तीनों इसके भांति भांति के वो हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीनों एक्चुअली है सेम चीज़, 10 एनुलिन्स ही हैं ये, बस अलग अलग तरीके से इनको दर्शाया गया है, दिखाया गया है। देन आपको बताया बेंजीन एरोमेटिक हो गया, फिर 2 रिंग आके नेफ्थलीन आगे एरोमेटिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक है, और आपका फिनेंथ्रीन एरोमेटिक है। ये तो कुछ जेनरिक से हो गए कि सर ये तो मोस्टली पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n या 4n+2 करके काउंट कर लेंगे। देन अगर हम हेट्रोसाइकिल्स की बात करें, ठीक है, हेट्रोसाइकिल्स का मतलब क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक जहां पर कार्बन के अलावा कोई और एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर लाइक दैट, फास्फोरस, ये भी रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो जब ये 5 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज फ्यूरान, ऑक्सीजन के सल्फर आ गया, दिस इज थायोपीन, नाइट्रोजन आ गया पायरोल, और 6 मेंबर्ड में कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, दैट इज पिरिडीन। तो पिरिडीन भाई साहब के पास भी लोन पेयर होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट इन द प्लेन, ठीक है, ये प्लेन से बाहर होता है। 1 सेकेंड, देयर इज समवन, ठीक है। तो पिरिडीन का ये जो बॉन्ड होता है, सॉरी जो लोन पेयर होता है, दैट इज आउटसाइड, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आउटसाइड नहीं यार, भूल गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं कॉल से। तो पिरिडीन में परपेंडिकुलर टू द ये प्लेन होता है, मतलब जो आपके नॉर्मल पाई जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे हैं, पर ये जो लोन पेयर है ना, ये इनके परपेंडिकुलर है। तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता, ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होता है, ओके। तो पिरिडीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता, जबकि पायरोल का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है। देखो कैसे, चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने में काउंट होते हैं। तो 2 4 6, तो इसके पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई का मतलब एरोमेटिक है ये, ठीक है। ये वाला भाई साहब भी एरोमेटिक है, ये वाले भाई साहब भी एरोमेटिक है, ये वाले भाई साहब भी एरोमेटिक हैं, पर पिरिडीन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये आराम से डोनेट किए जा सकते हैं, मतलब ये बेसिसिटी देते हैं उसको। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं एक्चुअली, पर 2 में से सिर्फ एक ही लोन पेयर है जो हमें एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए, क्योंकि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन आपकी आ गई, ठीक है। वैसे सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर थे, पर उसमें से एक कॉन्जुगेशन में है और एक आपके पास अवेलेबल है। देन अब जैसे ये आपके पास आ गया 8 मेंबर्ड रिंग, तो 8 मेंबर्ड रिंग में अगर आप बोलोगे कि हाँ सर रिंग भी है और कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है, बट ये जनाब क्या है, प्लेनर नहीं है। 8 मेंबर्ड रिंग जो है वो टब शेप का होता है, हाँ बाथ टब वाला टब, ठीक है, टब शेप का होता है वो, तो प्लेनर नहीं होता वो, इसलिए ये जनाब एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ओह सॉरी, एंटी नहीं, ये नॉन हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल प्लेनर नहीं है, हाइपोथेटिकल प्लेनर नहीं है, ये जो भाई साहब हमारे हैं ये आपके नॉन प्लेनर आ जाएंगे, ठीक है, नॉन प्लेनर है तो इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी के लिए भी प्लेनर होना ज़रूरी है। साइक्लोब्यूटाडाइन देखिए साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक। ये भाई साहब साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल, है ना, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी एंटी। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये वाला भी एंटी, प्लेनर है वो भी एंटी है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 4n के मल्टीपल आ गए वो ना। अब ये प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें हमें बताना है कि इन सारे कंपाउंड्स में कौन से एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक क्या सब कुछ ही बता देंगे, एंटी, एरो, नॉन, तीनों बता देंगे हम।
तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर फॉर 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं इसको सॉल्व करने में, एंड देन यू कैन जस्ट वॉच के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला वाला तो एंटी है, अभी हमने पढ़ा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं। दूसरे वाले के बाद देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके तो दिस इज एरोमेटिक, मतलब अगले वाले में कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, यहाँ चार्ज फिर सिंगल फिर चार्ज फिर सिंगल फिर चार्ज सिंगल चार्ज। ओके मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, काम पूरा कर ले रहे हैं। तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये भी एरोमेटिक है आपका। फोर्थ वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, ये आपका ट्रोपाइलियम कैटायन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकैटायन में आता है ये। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, पर क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एंटी हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके बिना नहीं हो पाएंगे, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अब इन्वॉल्व है, तो मतलब वो एज अ बेस डोनेट नहीं किया जा सकता, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अभी पढ़ा था ये, तो ये एंटी हो गया। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाला आपका प्लेनर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाले प्लेनर ही हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज एरो, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज एरो, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज एंटी, एंड ये कॉन्जुगेशन ही नहीं यहाँ पे। देखो ये वाला कार्बन sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 का मतलब है कि p ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी का जो साइकिल था वो टूट गया, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये आपका नॉन है। ठीक है, लास्ट का सल्फर वाला भी एरो क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेट्रोसाइकल्स आर एरोमेटिक। अगेन अब देखो 2 क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गए, फिर से पॉज कर लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार ट्राई कर लो। तो पहला वाला आपका एरो है डेफिनेटली, अभी पढ़ा था हमने। अगला वाला भी आपका एरो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी पूरे हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। अगले वाले में ये एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, इसका एक यहाँ आ जाएगा, तो 2 4 6 8 8 आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अगर यहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2 और दिस इज एंटी। ठीक है, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इसके लोन पेयर को मतलब ऑक्सीजन का ये वाला एक लोन पेयर और एक लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में आएंगे यहाँ पे। यहाँ नाइट्रोजन के केस में क्या है, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज़ नहीं हो रहे, तो नाइट्रोजन को अगर आप कार्बन की तरह समझो तो दिस इज जस्ट लाइक बेंजीन, तो हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोकार्बन ए पोजेसेस अ सिग्निफिकेंट डाइपोल। अब आप बोलोगे सर डाइपोल कहाँ है इसमें, कैसे है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है, बट ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है बीच में, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा शिफ्ट, क्योंकि अगर ये इस तरह से शिफ्ट कर जाता है तो उससे क्या हो जाएंगे, दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, ये 7 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज मतलब ट्रोपाइलियम कैटायन जैसा, और ये 5 मेंबर रिंग विद नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये वाला भी एरोमेटिक हो गया और ये वाला भी एरोमेटिक हो गया। तो इस चक्कर में क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहेंगे, क्योंकि ताकि दोनों रिंग को स्टेबिलिटी मिल सके, एरोमेटिसिटी मिल सके, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देती है आपको। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा था। तो दैट इज़ कि कई बार इस तरह से भी बॉन्ड की मूवमेंट करवानी पड़ती है जिससे स्पेशल एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही हो और उससे डाइपोल मूवमेंट भी आ जाता है। नेक्स्ट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए पहला आ गया डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। अब थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ेंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज कि इससे पहले कि जैसे मैं हर एक पेज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, गो थ्रू द 2-3 रिएक्शंस एंड देन फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको जल्दी जल्दी से सुन सकते हो। ओके वैसे मेरे को एक ग्लास रखना चाहिए और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ग्लास उठा के आराम से पीना चाहिए, बट आई डोंट लाइक दैट, सो ठीक है, आई होप यू डोंट माइंड
मी ड्रिंकिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई ओन पर्सनल बॉटल। देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, अगेन वही सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 उड़ा दो, बेंजीन रह गया। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पड़ा हुआ है पहले। रिडक्शन ऑफ फिनोल, हाँ फिनोल को जब आप जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो सीधा बेंजीन आपको मिलता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार कन्वर्जन में काम आएगा। आपको ए से कुछ बी बनाना है, कुछ कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन में आपको ये रिएक्शन काम आते हैं। 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स को जब हम पॉलीमराइज करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करके, ठीक है, तो बेंजीन बन जाता है उसे, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ जम कर जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ जम कर जाएगा, ये वाला यहाँ जम कर जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। तो ये भी बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम बच्चों को याद ही होता है। देन 4th, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिलेटिवली स्टेबल है। नॉर्मल जो डायजोनियम होता है ना, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है, ये टिकता नहीं है। पर ये जो बेंजीन वाले हैं, मतलब जो एरोमेटिक डायजोनियम हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, डायजोनियम आयन होते हैं, दे आर रिलेटिवली स्टेबल। तो ये एसिड टिक जाते हैं, तो इनसे फिर काफ़ी कुछ आप बना सकते हो, काफ़ी कुछ, वो आगे हम अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से। तो इसको जब H3PO2 से ट्रीट करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो भी ये बेंजीन देता है। तो याद रखना, ये भी कन्वर्जन में काफ़ी काम आएगा। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, जो सल्फोनिक ग्रुप है ये ना, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। बेंजीन को जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। पर जैसे उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं मामले को, मतलब पानी डाल दोगे उसमें, डाइल्यूट कर दोगे उसको, तो ये सल्फोनिक ग्रुप निकल जाता है। तो सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। तो कंसनट्रेटेड एसिड में सल्फोनिक बनता है और डाइल्यूट करने पे वो वापस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बेंजीन आपको मिल जाती है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक अराइल पार्ट है और एक अल्काइल पार्ट है। तो एक अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड, सोडियम एक NaX ये निकालेगा, NaX ये निकालेगा, और ये अल्काइल और ये अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। वुड्स में क्या था, दोनों ही RX होते थे, दोनों अल्काइल हैलाइड होते थे। वुड्स फिटिंग में एक अराइल है और एक अल्काइल है, और एक सिर्फ फिटिंग होता है, उसमें दोनों अराइल होते हैं, तो फिर दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, दैट सिंपल। नाउ कम्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो पीछे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि बेंजीन कभी भी अपने डबल बॉन्ड के क्रॉस कुछ एडिशन नहीं करवाता, कुछ चीज़ ऐड नहीं होने देता। ये क्या करवाता है, ये बोलता है सब्स्टिट्यूशन। H हटा दो, उसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, क्योंकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SEAR, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। पहला हेलोजिनेशन। हेलोजन खुद में उतनी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होती है कि अगर आप बेंजीन को अकेली Br2 से ट्रीट करेंगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रोमीन सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है और बेंजीन बहुत स्टेबल है। बेंजीन बोलता है यार ये छोटे मोटे इलेक्ट्रोफाइल तो मेरे को अफेक्ट भी नहीं करते, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तब रिएक्शन हो सकता है। तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करेंगे हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में X2 + Fe(X3) से आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो बेंजीन पे अटैक कर पाता है, और तब आपका बनता है ये हेलो बेंजीन। ओके, बाय बेंजीन। नेक्स्ट, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 + कंसनट्रेटेड H2SO4 से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो अटैक करता है, तो H हटाएगा, NO2 लगेगा, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। देन सल्फोनेशन, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 कर लो या SO3 से ट्रीट कर लो, है ना, तो आपका सल्फोनिक एसिड मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3, कई जगह कई बुक्स में SO3H दिया गया है, कईयों में सिर्फ SO3 ही दिया गया है, दैट डिपेंड, इट वेरीज। बहुत अच्छे रेप्यूटेड बुक्स में भी ये कन्फ्यूजन है कि कईयों में SO3 दिया, कईयों में SO3H दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब इसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं है। देन फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 में क्या करना होता है, ये जो RCl है इसका R ग्रुप लग जाता है, पर डायरेक्टली नहीं लगता। अगर R ग्रुप ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि ये वाला ग्रुप आप एग्जैक्टली उठा के चिपका दोगे, नहीं, Cl हटाओ, फिर जो बनेगा वो कार्बोकेटाइन वो बनाओ, जैसे ये बना, फिर उसको रीअरेंज करो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, हो सकता था ना ये रीअरेंज, हाँ, तो फिर करो और फिर अटैक करो। मतलब RCl में से Cl हटा के जो R ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन बनाओ उसका, Cl हटा के, और फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसका अटैक करो बेंजीन पे, तो दैट इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन।
और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ड्रॉबैक भी है, कि ये जो RCl है ये डायरेक्टली R नहीं चिपक जाता बेंजीन के ऊपर, उस R में रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। तो आप जो बनाना चाहोगे बन कुछ और जाएगा, या आपके पास मिक्सचर मिल जाएगा। देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, असाइल ग्रुप RCOCl में ये जो आपका RCO ग्रुप है, दिस इज योर असाइल ग्रुप, ये लग जाता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये डायरेक्टली ही चिपक जाता है। तो वट एवर इज RCOCl उसको लुईस एसिड AlCl3 के साथ आपको लेना है। तो AlCl3 क्या करता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस क्लोरीन को निकाल लेगा, और निकाल के AlCl4 1 नेगेटिव बनाएगा, और पीछे ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा RCO पॉजिटिव, और वो अटैक करेगा और ये COR लग जाएगा असाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है। मैकेनिज्म इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एक दो पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद भी रखने हैं। तो पहला काम, क्योंकि बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो बेंजीन की तरफ से अटैक जाता है, क्योंकि अटैक में एरो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ड्रॉ किया जाता है। ये हो गया। नाउ दिस इज द स्लो स्टेप, नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि स्लो स्टेप क्या है इसका, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और उसमें जो आपका बनता है इंटरमीडिएट है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर डबल बॉन्ड के क्रॉस लगेगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से एरिनियम आयन। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन या एरिनियम आयन की फॉर्मेशन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व था, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन फास्ट भी होगा, क्योंकि रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, ये आपका बना है एरिनियम आयन, अब ये आपस में इसमें आपस में रेजोनेंस होती रहेगी, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके दिए गए हैं, और फाइनली बेस होगा बाहर। कौन बेस, जैसे जब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 आपने लिया था, तो वो क्या करता है, वो Br पॉजिटिव प्लस FeBr4 1 नेगेटिव बनाता है। तो वो जो आपका FeBr4 1 नेगेटिव है, वो यहाँ से आके H पॉजिटिव को उठा लेगा, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा और E रह जाएगा। तो हमने H हटा के E लगाया है, सिंपल, नथिंग एल्स। ठीक है, ये देखिए, तो Br2 प्लस FeBr3 में क्या होता है, FeBr3 आपका लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ब्रोमीन के बाद 3 लोन पेयर हैं, तो बोलता है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, चल मैं तेरे को डोनेट करता हूँ। तो ब्रोमीन से इसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब क्या, इस ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बगल वाले ब्रोमीन को बोलता है कि यार बॉन्ड मेरे को लेने दे, तू निकल ले। इस ब्रोमीन को Br पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देता है, तो ये ब्रोमीन Br पॉजिटिव बन के एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पे अटैक कर रहा है, और फाइनली ये जो FeBr4 नेगेटिव था, इसने H पॉजिटिव उठाया और ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो ये है पर्पस। ठीक है, कि FeBr3 क्यों डाल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाए इसलिए। देन जो आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ओके, वो इन सारे केसेस में नहीं होते, दीज गिव पुअर यील्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, अब बेंजीन पे अटैक क्यों हो पा रहा था, क्योंकि बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ओके, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया, अगर हम G ग्रुप लगा दिया हमने, एक पॉसिबिलिटी ये आपका डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, और एक हो सकता है ये विड्रॉइंग ग्रुप हो। अगर ये डोनेटिंग ग्रुप निकला तो बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, तो जिससे इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अटैक करना चाहेगा उसके ऊपर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स हैं, दे इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, तो वो रिएक्शंस को स्लो कर लेंगे, तो उनके केस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जैसे ये NO2 हो गया, NR3 पॉजिटिव हो गया, कार्बोक्सिलिक COR CF3 SO3H, और अब आप बोलोगे सर NH2 तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये भाई साहब क्यों आ गए यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ, पहले यहाँ तक तो समझ गए ना, ये तो आपके विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन की तरफ, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा, इवन बाकी रिएक्शन भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, पर फ्रीडल क्राफ्ट में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। NH2 के साथ समस्या क्या हो जाती है, ये जो NH2 है ये जनाब बेस है, तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, AlCl3 भी होता है वहाँ पे, तो ये जो बेस है और ये जो लुईस एसिड है, ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या जनरेट होता है, उससे यहाँ पर N के ऊपर आता है फिर पॉजिटिव चार्ज, और N के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, तो फिर ये कहानी हो जाती है। तो इसलिए ये NH2 वाला भी डिस्पाइट बीइंग अ डोनेटिंग ग्रुप,
फ्रिडलक्राफ्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वो AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा लुईस एसिड के साथ। नाउ अब ये आ गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो 2 स्टेप में हो रहा है ना। पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से H पॉजिटिव निकल जाता है। तो क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, तो पहली पहाड़ी ऊंची है, अगली पहाड़ी थोड़ी कम ऊंची है। तो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वो सबसे ऊंचा होता है ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। ओके, समझ आ गया। तो ये जो आपका यहाँ पर बना, दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट वन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे ये है, क्योंकि हेलोजिनेशन में तो कुछ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ फ्रिडलक्राफ्ट में एग्जांपल देने की ज़रूरत है। जैसे ये आपका RCl है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या करोगे, क्या इस ग्रुप को एग्जैक्टली उठा के चिपका दोगे यहाँ पे? नहीं, क्या करना है आपने, आप देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनता है, Cl को अगर हम निकाल देते हैं तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल। तो रीअरेंज करके ये इस कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये जनाब बेंजीन पे अटैक करेंगे और बेंजीन पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, 2 ग्रुप एंड ये ऐसे करते हैं। तो ये फ्रिडलक्राफ्ट की लिमिटेशन है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। और सेकंड केस देखो, सेकंड में भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, पहले ये भाई साहब रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट होंगे, और ये भाई साहब फिर बेंजीन पे अटैक करेंगे और बनाएंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। ओके डन। अब एक लिमिटेशन तो ये होगी फ्रिडलक्राफ्ट की, और भी लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है, अब ये जो ग्रुप लग गया अल्काइल ग्रुप, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट करता है बेंजीन को फर्दर। तो ऐसा जैसे एक बार लगा ना, अब ये एक और बार फिर से रिएक्शन कर लेगा, तो मे भी पैरा पे एक फिर से लगा देगा ये, तो मल्टीपल अल्काइलेशंस हो जाती हैं। ओके, क्योंकि एक अल्काइलेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फर्दर और एक्टिवेट हो रहा है रिएक्शन के लिए, तो वो फिर से एक और अल्काइलेशन रिएक्शन करवा देगा। तो एक ही बेंजीन के ऊपर एक से ज़्यादा बार अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, जो आप शायद नहीं चाहते थे। तो वो एक अनवांटेड बाई प्रोडक्ट आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है वैसे ये, और इस क्वेश्चन में भी हम काफ़ी सीखेंगे इसके बारे में। तो मज़े की बात तो ये हुई कि जो हम ये कर रहे थे ना RCl AlCl3, तो इसका अल्टीमेट पर्पज R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन जनरेट करने का था, क्योंकि जो बेंजीन पे अटैक कर रहा है वो तो कार्बोकेटाइन है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं RCl प्लस AlCl3 लेके ही ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकता हूँ, मैं और भी तरीकों से कर सकता हूँ। जैसे देखिए, जैसे पहला केस है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सीन को अगर मैं H पॉजिटिव से एसिडिक मीडियम में रखता हूँ, तो H पॉजिटिव अटैक करने से क्या बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, हाँ जी। और ये वाला कार्बोकेटाइन फिर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और क्या देगा, ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो कॉम्बिनेशन लिया ना, साइक्लोहेक्सीन प्लस H2SO4, ये एक कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा था। तो बस ये भी फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ही है, ऐसा मत सोचना कुछ और है ये। अगेन अब देखो सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपका, ये जो OH है ये OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे उसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये बन जाएगा आपका। थर्ड में देखो अगेन ये H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पे, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका ये टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बना देगा आपका, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, और ये वही चीज़ होगी जो पहले में जो फर्स्ट रिएक्शन में किया था वही यहाँ पर भी बन जाएगा लास्ट वाले में भी। तो मतलब आप किसी भी तरीके से कार्बोकेटाइन जनरेट कर दोगे, वो अब बेंजीन पे अटैक कर लेगा। तो दे आर ऑल लाइक योर फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, नथिंग एल्स। नाउ हाउ डू सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट रिएक्टिविटी, कि सब्स्टिट्यूएंट्स के होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो आपको पीछे में बता रहा था कि Z अगर एक डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, और उस बेंजीन की रिएक्टिविटी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रिएक्शन को स्लो कर लेगा। और ये विड्रॉइंग डोनेटिंग कहाँ से आता है आपका, वही इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, तीनों चीज़ें कंसिडर होती हैं यहाँ पे। सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका इफेक्ट है वो मेसोमेरिक इफेक्ट है। देन हाउ डू सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट रिएक्टिविटी में, अब देखिए एग्जांपल, जैसे CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो मतलब नॉर्मल बेंजीन जितना फास्ट नाइट्रेशन देगी, टॉल्यूइन उससे ज़्यादा फास्ट देगा।
ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे ये तो याद नहीं है कि कितना ये नंबर था कि कितने टाइम्स फास्टर होता है, पर ऑब्वियसली टॉल्यून क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देगा, रिंग की रिएक्टिविटी को, तो दिस विल गिव यू फास्टर। अब CH3 करता क्या है, CH3 कैसे डोनेट करता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करता है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है। जब CH3 आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट करता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आता है। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना होगा वो कहाँ करेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर थी। तो देखिए इसलिए ऑर्थो नाइट्रो आपका 59 बन रहा है, पैरा नाइट्रो आपका 37 बन रहा है, मेटा वाला सिर्फ 4%, क्योंकि मेटा पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी ही नहीं गई, इसलिए मेटा वाला आपका ज़्यादा परसेंटेज में नहीं बना। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, देन NH2 इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप, इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को कि अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं वो भी वाटर एज अ मीडियम प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इतना अच्छा रिएक्शन होता है कि ब्रोमिनेशन एक जगह नहीं होती है, 3 जगह हो जाती है, क्योंकि NH2 जब डोनेट करेगा तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, तो ब्रोमिनेशन फिर इन तीनों पोजीशन पे हो जाती है, तो ये ट्राई ब्रोमो एनिलिन बन जाता है। अगर आपको मोनो ब्रोमिनेशन करवानी है तो सर नहीं करवानी हमारे को ट्राई, तो आपको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की जगह ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है, तो आपको मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ NH2 और एक बार ये Br लग गया और एक बार इसका पैरा आइसोमर बन जाएगा। समझे, ये जरूरी है। तो सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ले रहे हो या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हो। ठीक है, और जैसे NO2 है विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको डीएक्टिवेट करेगा, तो ये रिएक्शन पहली बात तो स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन बहुत स्लो होगा, और ऊपर से नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऑर्थो पे और पैरा पे लाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो कहाँ करेगा, पॉजिटिव पे थोड़ा ना करेगा, वो वहाँ करेगा जहाँ एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं है, मेटा पे। तो विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे डायरेक्ट करते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, बोलते हैं कि बेटा तुम मेटा पे जा। तो देखो मेटा वाला 93% बचा, जो कि ऑर्थो और पैरा वाले सिर्फ 6 और 1% बन रहे हैं, तो ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो समझ आया मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो रहा है वो, क्योंकि बाकी 3 पोजीशन को उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे थोड़ी ना अटैक करेगा, वो तो वहां अटैक करेगा जो चीज जगह अभी भी बची हुई है, दैट इज मेटा पोजीशन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अच्छे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है वो कौन कौन से, NH2 NHR NR2 मतलब नाइट्रोजन वाले हो गए, OH O नेगेटिव हो गए। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ये NHCOR OCOR, ये मॉडरेटली क्यों है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना ये हमेशा बेंजीन को डोनेट नहीं करेगा, ये थोड़ी सी रेजोनेंस बेंजीन के साथ भी करेगा, थोड़ा सा इधर कार्बोनिल के साथ भी कर रहा होगा, क्योंकि ये 2 तरफ रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए बेंजीन को बहुत अच्छा डोनेशन नहीं दे पाएगा। सेम समस्या इस ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 तरफ इन्वॉल्व है ये। ठीक है, OR भी रिलेटिवली तो उतना अच्छा डोनर नहीं है। वीकली एक्टिवेटिंग R और PH एक्टिवेटिंग है पर वीकली, और वीकली डीएक्टिवेटिंग सारे हेलोजेंस हैं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, पर है ये वीकली डीएक्टिवेटिंग, मतलब स्लाइटली विड्रॉइंग है इनका इफेक्ट, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने कि हेलोजेंस आपका +M और -I दोनों शो करते हैं, पर इनका -I ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन डीएक्टिवेटिंग साइनाइड SO3H मॉडरेटली हो गए। ठीक है, स्ट्रांगली कौन कौन आ गया, NO2 NR3 पॉजिटिव CF3 CCl3, बाकी जो भी है कार्बोनिल SO3H साइनाइड ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। सबसे स्ट्रॉन्ग है NO2 NR3 पॉजिटिव CF3 एंड CCl3। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये सारे मेटा डायरेक्टर हैं। नाउ ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अब चलो जब एक ही ग्रुप लगा था तो वो तो देख लिया हमने, ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा है या मेटा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया। व्हाट अगर 2 ग्रुप लगे हों तो क्या करेंगे हम, जब 2 ग्रुप लगे होते हैं ना तो एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है, जैसे यहाँ CH3 लगा है NO2 लगा है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये डिसाइड करेगा, CH3 डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। और CH3 कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो सिर्फ ऑर्थो पे ही अटैक होगा। समझे, पर मजे की बात यहाँ पर क्या थी, CH3 ऑर्थो पैरा है और नाइट्रो मेटा है, और कोइंसिडेंटली जो ये पोजीशन है ये नाइट्रो के लिए मेटा है और CH3 के लिए ऑर्थो है, तो दोनों का ही इसमें मतलब विन विन सिचुएशन होगी यहाँ पे। बट अगर विन विन नहीं होती तो CH3 डिसाइड करता, अभी भी CH3 ही डिसाइड कर रहा था वैसे। और जैसे NHCU CH3 है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, CH3 है ये थोड़ा वीकली है,
उससे वीक है ना, आर और पी एच आपके थोड़े वीक थे, तो ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेटली है, तो मॉडरेटली वाला बेटर हुआ ना, तो ये डिसाइड करेगा। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे लगेगा, ये देखो ऑर्थो पे। तो जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है, अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग हो तो स्ट्रॉन्गर, और एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग डिसाइड करता है। और जैसे यहाँ पे OH आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, CS3 ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये पोजीशन दोनों की ऑर्थो है, पर क्योंकि ये दो ग्रुप्स के बीच में है तो दो ग्रुप के बीच में नहीं आना, क्योंकि वहां पर रिपल्शन हो जाएगी, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होती है। ठीक है, जब दो ग्रुप्स के बीच में कोई फंस जाता है तो वहां पर अटैक नहीं होता, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस। ठीक है, तो और कौन सी जगह बची, ये वाला देखो, इसका OH का ऑर्थो है, CS3 का पैरा है, तो यहाँ पर भी अटैक हो सकता है और यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। ये OH का पैरा और CS3 का ऑर्थो है, तो इन दोनों पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, एक बार यहाँ हो जाएगा एक बार यहाँ हो जाएगा, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके पास बन जाएंगे। ओके, देन एक और एग्जांपल जो फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन का दे रहा हूँ आपको मैं, कि फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन में एक सिंपल केस अगर आप देखो तो सिंपल केस तो ये था, ये बेंजीन है प्लस CS3 COCl AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करवाया आपने, ये जो आपका RCO ग्रुप है इसको चिपका दो बेंजीन के ऊपर, सिंपल, तो ये आपका एसीटोफिनोन बन गया। तो ये तो सिंपल है, ये तो सर हम कर लेंगे, हम कभी भी देख के कर लेंगे इसको आराम से। नाउ व्हाट एल्स, जैसे फ्रिडलक्राफ्ट में मैंने आपको बताया कि एल्कीन प्लस H2SO4 लेके भी हो जाता है काम, तो यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर आप एनहाइड्राइड लेते हो, ठीक है, कोई भी एनहाइड, जरूरी नहीं सक्सिनिक एनहाइड्राइड ही लेना है आपको, आप कोई और एनहाइड्राइड ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स से बेंजीन प्लस ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तो कोई बात नहीं है, क्या करना है, यहाँ से तोड़ना है, ये सिमेट्रिकल है ना ये, तो चाहे यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से तोड़ो, बात बराबर है, ताकि इसका असाइल ग्रुप उठाना है एक, ये असाइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा और यहाँ से जो H निकलेगा वो यहाँ लग जाएगा, CH3COOH बन जाएगा ये, तो इसमें भी यही चीज़ बनने वाली है। तो एनहाइड्राइड में भी वही बनता है, तो इस एनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड तोड़ो यहाँ से, ठीक है, और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या लगेगा, ये यहाँ पर लग जाएगा आपका CO, फिर CH2 CO O नेगेटिव, ठीक है, और वो एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका OH बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, ये वाला ग्रुप बाहर निकल के क्या बना रहा है, CH3COOH, ये वाला ग्रुप आपका CH3COH बना रहा है, तो ये तो टूट के अलग हो गया था क्योंकि ये चेन थी, तोड़ी आपने, ये अलग हो गया, पर ये क्योंकि रिंग है, तोड़ोगे तो एक साइड से फिर से अटैच्ड रहेगा, तो ये इस एंड पे COOH बन गया। ठीक है, अब COH में क्या होगा, अब इन्होंने जिंक अमलगम HCl रिफ्लेक्स मारा है, ठीक है, एक्चुअली ये CO नेगेटिव होना था यहाँ तक, उसके बाद ये COH बनना था, फिर COH बन गया, SOCl2 से ट्रीट किया, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप SOCl2 से ट्रीट करते हैं तो वो कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है COCl, और COCl में क्या हो जाएगा, अभी इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी, क्योंकि असाइल ग्रुप भी है, RCOCl भी है और बेंजीन भी है, AlCl3 भी है, तो अब ये वाला Cl और यहाँ वाला H ये दोनों मिलकर निकल जाएंगे और ये रिंग क्लोज हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा टेट्रालोन। तो ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपने पूरा रिंग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो, तो दिमाग में बैठ जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो यू इमीडिएटली नो कि ये बनेगा, बस डन। तो ये होता है कि बहुत प्रैक्टिस कर रखी होती है, जब हमने कई बार कोई फेमिलियर क्वेश्चन आ जाता है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट एंटायरली, यू नो कि इसमें ये बनने वाला है, बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड इट मेनी टाइम्स, राइट। देखिए, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, ये तो बड़े सिंपल से हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो पीछे हमने कहा था कि स्लो होता है, ठीक है, आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे, पहले एक डबल बॉन्ड उड़ेगा, जैसे इन दोनों ये बन गया या फिर प्लस ये बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा डाइईन का, फिर एक और टूटेगा, एक और डबल बॉन्ड मतलब रिड्यूस होगा, फिर एक और होगा। तो पहला वाला स्लो होता है क्योंकि पहले वाले में आपको एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करना है, एक बार एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, अगली वाली जो आपकी हाइड्रोजनेशन है वो रिलेटिवली फास्ट है। देन क्लोरीन कि आप एडिशन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर अगर आप क्लोरीन से इसको अटैक करवाते हैं तो 3 Cl2 मतलब 6 क्लोरीन सारे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो सारे डबल बॉन्ड आपके सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
देन बर्च रिडक्शन इज लाइक, एक तो हमने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया वो वाली पढ़ी थी, है ना, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस के लिए। एक ही होती है बेंजीन को जब आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया अगेन करते हो तो इसका एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, बस सिर्फ एक, और जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट उसमें दोनों डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड नहीं रहते वो, ठीक है, वो आइसोलेटेड डाइन बन जाती है। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेंजीन में। अगर बेंजीन पे कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एक, कि बेंजीन पे अगर एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होता है वो नहीं होता एटलीस्ट रिड्यूस, उसको नहीं छेड़ना, बस वो बचा रहेगा, और दूसरा जो आएगा वो बिल्कुल उसके सामने आता है, तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डोनेटिंग ग्रुप में ऐसा होता है, डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड लगा होता है वो नहीं जाता, और जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है उस वाले पे जो कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है वो जाता ही जाता है, तो वो जाएगा, और दो डबल बॉन्ड फिर ऐसे आ जाएंगे आमने सामने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और ये होता है, ये सारे डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप में होता है। बस इतनी सी कहानी याद रखना, दिस इज बर्च रिडक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन बेंजीन की तो नॉर्मली नहीं होती, बेंजीन इज स्ट्रॉन्ग, हाँ ओजोनोलाइसिस ही करवा दो, बेंजीन को पूरा तोड़ ही दो, तो वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर देता है, बेंजीन को नहीं छेड़ेगा पर उसकी साइड चेन को कर लेगा। जैसे ये साइड में इसके CH3 लगा है, अब ये चाहे एक कार्बन की ब्रांच होती है तो ये लंबी ब्रांच होती है, कितनी लंबी ब्रांच होती है, पूरी ब्रांच को उड़ा के COH कन्वर्ट कर देता है। तो KMnO4 OH नेगेटिव के साथ हीट किया, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि KMnO4 इसको COO नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, फिर आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तब जाके उसका COH बनेगा, तो पूरी की पूरी साइड चेन को उड़ा देता है वो, ठीक है। फिर चाहे वो अल्काइल हो, एल्किनाइल वाली चेन हो, मतलब डबल बॉन्ड वाली हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली हो, या फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप भी हो, पूरा उड़ा के उसका COH बना देता है। तो दिस इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि सिर्फ अल्काइल की होगी, भाई साहब एल्किनाइल हो, अल्काइनाइल हो, असाइल ग्रुप हो, ये सारे के सारे हॉट पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एक और पार्ट, दैट इज HNO3 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो HNO3 के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं अगर, तो नाइट्रेशन होती है, और कई बार क्या होता है थोड़ा सा बेंजीन को भी वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पैरानाइट्रोटोल्यूइन बन गया, और तो थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जाती है, फिर आपने KMnO4 से ट्रीट किया तो CH3 का आपका COH बन गया। तो देखो इस रिएक्शन का कितना बेनिफिट है, हमें कुछ बना सकता हूँ, मैं किसी भी अल्काइल चेन को सीधा COH में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कहीं अगर मुझे COH बनाना है फाइनली, तो अगर मैंने अल्काइल चेन वहाँ पर कोई रखी है तो बाद में उसको कभी भी एंड में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ COH ग्रुप में, क्योंकि नाइट्रो की तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती, तो इसको तो KMnO4 डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पे, तो थोड़ा सा पैरा बन जाएगा, थोड़ा सा आपका ऑर्थो बन जाएगा, क्योंकि CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो थोड़ा सा ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन बनाएगा, थोड़ा सा पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बनाएगा। देन यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग ग्रुप्स। देखिए प्रोटेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि ये जो NH2 है ये इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है कि ये ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे अटैक करवा देगा, तीनों पोजीशन पे रिएक्शन करवा देगा, एंड दैट वी डोंट वांट। समटाइम्स हम मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस भाई साहब की जो बहुत ज़्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी है ना, बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको CH3COCl से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का HCl निकल जाएगा एक, और ये बन जाएगा NHCOCH3। तो ये चीज़ याद रखना, ये हम N के ऊपर असाइलेशन कर रहे हैं, ये जो असाइल ग्रुप लगा रहे हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर लगा रहे हैं, तो N असाइलेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसिटानिलाइड बन गया। अब ये जो आपका NHCOCH3 था, इट्स अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, नॉट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो अब इसकी अगर आप नाइट्रेशन करवाओगे तो मल्टीपल नाइट्रेशन नहीं होंगी, ऑर्थो पे नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बड़ा ग्रुप है, ऑर्थो पे हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ऑर्थो पे पहले ब्लॉक कर देगा वो। तो अगर आप सिर्फ पैरा बनाना चाहते हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये, तो सिर्फ मेनली पैरा बनेगा 90%, और ऑर्थो वाला सिर्फ ट्रेस बहुत कम, तो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ है ना, इसने देखो ऑर्थो पे बचा भी लिया ना, ऑर्थो पे कोई कुछ करवाया नहीं, और आप चाहते बाकी सर कि हमें अल्टीमेटली ये तो NH2 चाहिए था, तो कोई बात नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो NHCOCH3 वापस से आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, तो वापस आपको NH2 मिल जाएगा, और जबकि आपके पास सिर्फ पैरा पे ही मेन रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो दैट इज कि वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है और ब्लॉक भी कर रहा है, ऑर्थो वाली पोजीशन को ब्लॉक कर रहा है, वहाँ पर ज़्यादा अटैक होने नहीं दे रहा, ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरा। देखिए अब जैसे ये है, अगर आपने सल्फोनेशन करवा दिया, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को पैरा पे भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मेरे को ऑर्थो ही बनाना है मेनली, ठीक है, नाइट्रेशन करवानी भी सिंगल है और करवानी भी ऑर्थो पे है, तो क्या करूँ, पैरा पे नहीं करवानी है तो पैरा को किसी ना किसी तरह ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मैंने पहले सल्फोनेशन करवाई, ठीक है। अब देखो ये बड़ा ग्रुप है तो ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, ये ज़्यादा पैरा पे करेगा, तो सल्फोनिक ग्रुप आपका पैरा पे लग गया, ओके, तो पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गई, यस। तो अब अगर मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बची है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे ही लगाएगा नाइट्रो को, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया मैंने। हाइड्रोलिसिस में ये ग्रुप आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और SO3H आपका भाग जाता है। तो हमने क्या किया, हमने जितनी देर रिएक्शन करना था इस पोजीशन को रोक के रखा, सीट ब्लॉक कर ली हमने कि भैया मेरा बैग पड़ा है यहाँ पे, ये मेरी सीट है, तो इसको ब्लॉक कर लिया, रिएक्शन हो गया, इसको हमने हटा दिया। तो ये भी एक तरीका होता है ब्लॉकिंग ग्रुप्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छी जगह समझ आया है तो शेयर करना है एंड सबको बताना है, कैनवस क्लासेस का प्रचार थोड़ा बहुत करना है। एंड उसके बाद थोड़े से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप सॉल्व करो, ठीक है। इनको मार्क कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको 3, 4, 5, 6, 7, काफ़ी क्वेश्चन है, 8, 9, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, 10, 11, 12, अरे 13, 14, 15, 16, 16 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी से डिस्कस, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो लेक्चर 1 आपने ऑलरेडी देख लिया, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दिए थे, तो चलिए उन क्वेश्चन से हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी एरोमेटिक। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉट एग्जैक्टली 6 पाई, मतलब आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल अप्लाई करना है। तो पहला वाला तो ट्रोपाइलियम कैटायन है, तो डेफिनेटली दिस इज एरोमेटिक, है ना। ये देखिए चार्ज, फिर सिंगल, फिर चार्ज, फिर मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो कोई बात नहीं, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट वन, बस 2 कार्बन की जगह नाइट्रोजन आपने रख दिए हैं, तो कोई बात नहीं। उन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन है वो डबल बॉन्ड के थ्रू ही हो जा रही है कंप्लीटली। तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भाई साहब भी एरोमेटिक है। थर्ड वाले में ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2, 4, 6, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। और फोर्थ वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, तो ये वाला एरोमेटिक आ जाएगा। तो 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंपाउंड्स गिवन इन द ऑप्शंस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए पहले वाले केस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो कहाँ की तरफ होगा, लोन पेयर की अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। तो पिरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसकी डाइपोल मोमेंट अपनी नीचे की तरफ होगी, तो जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने ऊपर की तरफ दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि बाकी जो बेंजीन रिंग है उसकी वजह से कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे अब देखो लोन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, राइट, तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से शिफ्ट होता रहेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ तो नहीं आने वाला, ओके। बट यहाँ पर अगर हम देखें 1 सेकेंड, अब इसमें भी अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कि कहाँ कहाँ चार्ज किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ठीक है, तो इस तरह से डाइपोल आ जाएगा एक, है ना। फिर ये नेगेटिव चार्ज उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। पर इसमें भी डाइपोल की डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि अपवर्ड ही आए, क्योंकि एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, अगली बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, और तीसरी बार नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था नॉर्मली, तो वो ऐसे रहेगा। थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड वाले में दोनों रिंग्स को एरोमेटिक करने के लिए ये वाला
पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा सो दैट वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, जहाँ 5 मेंबर्ड रिंग पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये ऐसी आएगी। तो सी वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ए वाला भी आंसर नहीं हो सकता, डी वाला लोन पे उन्होंने ऊपर की तरफ दिया है तो हाँ डी वाला आई थिंक एक्यूरेट है। ठीक है, अब इन्होंने लोन पेयर को रुको बनाया कैसे हुआ है, नहीं नहीं नहीं, डी वाले में भी समस्या आ जाएगी, क्योंकि डी वाले में अब ड्रॉ तो उन्होंने चलो कैसे भी कर दिया, बट 2 बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं, तो ये जो 2 बॉन्ड थे ये सेम प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए फ्रंट में आ गया, तो ये आपका लोन पेयर आपका बैक में चला गया, मतलब है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना, राइट। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये लोन पेयर आपका ऊपर की तरफ थोड़ा ना जा रहा है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो है नहीं है, क्योंकि दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो नाइट्रोजन के टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे, तो 4 में से 2 बॉन्ड आपके सेम प्लेन में आ गए जो कि रिंग बन गया। फिर एक आपका हो गया हाइड्रोजन, ले लो तो फ्रंट में ले लेते हैं, और मान लो लोन पेयर को हमने पीछे की तरफ ले लिया। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये ऊपर की तरफ तो नहीं है, रिंग की साइड तो नहीं है ये, क्योंकि इट इज़ नॉट इन द सेम प्लेन, तो ये डायरेक्शन गलत लग रही है। और यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर है। तो प्लेनर होने का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन पे ये जो रिंग और ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये तीनों सेम प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों सेम प्लेन में है, और सेम प्लेन में होगा तो मतलब ये sp2 हो गया, तो मतलब ये जो लोन पेयर था ये किस में था, अगर रिंग आपका ये है तो लोन पेयर आपका प्योर p ऑर्बिटल में है, परपेंडिकुलर टू दैट। ठीक है, और वो लोन पेयर रेजोनेंस में है, एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट में लूँ तो समथिंग लाइक कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली मैं बोल सकता हूँ कि बी में जो डायरेक्शन है दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, है ना, क्योंकि ए वाले केस में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरफ से होता है तो नीचे ही जाएगा, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो बी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, डी वाला नहीं, क्योंकि sp2 sp3 का डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, टॉल्यूइन इज नाइट्रेटेड एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए टॉल्यूइन की नाइट्रेशन हम कर रहे हैं, तो कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो पहले नाइट्रेशन कर लिया। अब देखिए CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो एक तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और एक आपका पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नाउ रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद द टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक। देखिए SnHCl इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि टिन की टेंडेंसी होती है SN4 पॉजिटिव में जाने पे और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे, तो टिन जो है वो क्या बना देगा, HCl की प्रेजेंस में पहले SnCl2 बनाएगा, फिर SnCl4 तक बना सकता है, तो ये SN4 पॉजिटिव तक जाके 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो कि इसको रिड्यूस करेंगे। तो किसको रिड्यूस करेंगे ये? ऑब्वियसली बात है NO2 को रिड्यूस करेंगे। किस में रिड्यूस कर देंगे? अगर NO2 को रिड्यूस कर भी दिया तो उसको NH2 में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज डायजोटाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको फाइनली जो भी मिल रहा है वो आपका डायजोनियम मिल रहा है। ठीक है, NH2 बनाइए पहला, सॉरी मतलब अमीन एनिलीन मिल रही है, फिर आपने उसको HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ट्रीट करके, है ना, उसका डायजोनियम बनाया सॉल्ट, ये N2 पॉजिटिव। डायजोनियम बनाने के बाद हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr, द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्म्ड सो मिक्सचर सो फॉर्म्ड कंटेन। देखिए अब इस पे अगर आप CuBr के साथ ट्रीट करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे ब्रोमो लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा और एक बार आपका ऑर्थो पे लगेगा। मिक्सचर ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टॉल्यूइन, यस। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो डाई ब्रोमो, नहीं डाई ब्रोमो तो नहीं आएगा। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन नहीं आएगा, ए ऑप्शन। सिंपल था क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ही बेटर होगा जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। तो पहले में CH3 एज ए डोनेटिंग ग्रुप काम कर रहा है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के थ्रू डोनेट करता है। सेकेंड में क्लोरीन स्लाइटली विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। तीसरे में टर्ट ब्यूटाइल डोनेट तो करने हैं भाई साहब ये, पर ये सिर्फ इंडक्टिव से कर पाएंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये भाई साहब सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर पाएंगे, तो वीक डोनर होगा कंपेयर टू टॉल्यूइन। और फ्लोरीन तो ऑब्वियसली बात है ये भी
विड्रॉ ही करेगा। तो सबसे फास्ट कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे आगे आ जाएगा फर्स्ट। तो मतलब ये दो ऑप्शन आपकी आउट हो गई। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? देखिए फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा, क्योंकि दोनों डोनेटिंग है, तो फर्स्ट 3। उसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन में ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट किसका है? ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट है क्लोरीन का। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन एटलीस्ट 2p ओवरलैप से मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा अच्छा दे देता है। ठीक है, फ्लोरीन के केस में क्या होता है, उसका मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छा होता है कार्बन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो भी 2p और कार्बन का जो खाली है वो भी 2p है, तो मेसोमेरिक इज बेटर। क्लोरीन में वो 3p होता है और कार्बन का 2p होता है, तो उतना अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता। ठीक है, तो सबसे स्ट्रांगली आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, देन 4, देन 2, सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, नो। प्रोटोनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, नहीं। एडिशन ऑफ NO2 पॉजिटिव, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है टू प्रोड्यूस द एरिनियम आयन। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 से ट्रीट किया आपने सबसे पहले, तो SOCl2 के साथ क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ पे Cl लगेगा, फिर उसको आपने फर्दर बेंजीन के साथ ट्रीट कर दिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या हो जाएगा? असाइलेशन। तो ये वाला जो आपका असाइल ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर CO, ये लग गया ग्रुप आपका। एंड देन हमने इसको ट्रीट कर रहे हैं जिंक अमलगम HCl, दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन। तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है ये आपका रिड्यूस होकर CH2 बन जाएगा। तो बेंजीन के आगे CH2, यस, तो बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले आप फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन कर रहे हैं, तो अब देखो असाइलेशन में क्या होगा, एक OCH3 ग्रुप लगा और एक नाइट्रो लगा है। नाइट्रो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, OCH3 आपका डोनेटिंग ग्रुप है। जब दो ग्रुप लगे होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो फिर डिसाइड कौन करेगा? जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए ये वाले भाई साहब एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं OCH3, तो ये डिसाइड करेंगे। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी तो ऑर्थो पे जाएगा। तो चलो नाइट्रो के हिसाब से भी मामला सही है, क्योंकि नाइट्रो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये वैसे भी बोल रहा था कि यहाँ आना चाहिए। तो मतलब ये जो पोजीशन है इस पे दोनों ही अग्री करते हैं, OCH3 एंड नाइट्रो दोनों इसके फेवर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी पहले तो ये आपका, एक सेकेंड, थोड़ा सा इन्होंने पोपट किया हुआ यहाँ पे। CH3 CHO एंड AlCl3 लिया इन्होंने, कुछ गड़बड़ किया हुआ है ना, यहाँ पर H नहीं आना चाहिए, यहाँ पे Cl आना चाहिए था, CH3 COCl। हाँ, तो यहाँ पे फिर COCH3 लग जाएगा। एंड देन क्लीमेंशन रिडक्शन अगर आप करते हैं तो ये CH2 CH3 लग जाएगा। यस, तो ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी में भी देख लें, ये वाला तो बचेगा ही नहीं आपका, क्योंकि आप क्लीमेंशन रिडक्शन कर रहे हो तो कार्बोनिल तो बचेगा नहीं उसमें फाइनली, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, और इस पोजीशन पे तो अटैक होना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कंपाउंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखिए बेंजीन है, उसको ओलियम से आपने ट्रीट किया, ओलियम का मतलब है H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, तो मतलब सल्फोनेशन हो रही है वहाँ पे, नथिंग एल्स। तो SO3H लग गया, यस। ठीक है, फिर फर्दर आपने उसको ट्रीट किया NaOH के साथ। ओके, तो NaOH से ट्रीट करने पे ये SO3 नेगेटिव बन जाएगा। फिर H पॉजिटिव से ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंज। फिर H पॉजिटिव ट्रीट करने पे क्या हो जाएगा, ये फिर से SO3H बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4, फिर इसकी नाइट्रेशन कर दी है, मतलब ये वाला पूरा हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फर्दर नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन करने से अब SO3H कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पोजीशन पे आपका NO2 आ जाएगा। यस, तो मेटा पे आपका NO2 आ गया। और उसके बाद जिंक डस्ट, तो
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ यू गॉट इट। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि अच्छा पर वो वाला रिएक्शन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। NaOH के साथ थोड़ा सा हीट भी तो करना जरूरी था, उन्होंने प्रॉपर वो नहीं दिया हुआ, अकेले SO3H से नहीं होगा, NaOH का थोड़ा सा हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा। आप बोलोगे सर OH क्यों नहीं बनेगा, कि OH नेगेटिव अटैक करेगा तो OH बनना चाहिए, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे ना, न्यूक्लियोफिलिक अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पर कोई बात नहीं। SO3H को आपने OH नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया, और क्योंकि अल्कलाइन मीडियम था तो OH नहीं रह सकता था, अल्कलाइन मीडियम OH का H पॉजिटिव निकाल के रखेगा, इसलिए फर्दर उसको फिर H पॉजिटिव से ट्रीट किया ताकि वो फिनोल बन सके, ठीक है। अब फिनोल एक बार बन गया, अब फिनोल के बाद क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3। अब देखो यार, फिनोल जो है ना एक बड़ा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये OH, तो अगर आप नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये तीनों पोजीशन पे हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आ जाएगा, ठीक है। और इसका जिंक डस्ट क्या करता है, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिनोल पे पहले 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बना, उसके बाद जिंक डस्ट ने OH को रिड्यूस करके हटा दिया, ठीक है। तो सिंपल आपका ये बन जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए दैट वाज ओके, नॉट वेरी गुड बट ठीक ठीक क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वो शो नहीं करते जिनके ऊपर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। पहला तो दे देगा, दूसरा वाला भी दे देगा, फोर्थ वाला नहीं देगा, स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये फ्रीडल क्राफ्ट को अवॉइड करेगा। देन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप कर रहे हैं, मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल में बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ब्रोमीन हमारे पास एक रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो रेडिकल बेंजाइलिक पे अटैक करेगा, तो यहां पर हो जाएगा बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो बेंजाइलिक पोजिशन पे यहां पे आपका CH2 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन, ठीक है। बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं होना इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बर्च रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। बर्च रिडक्शन में आपको बताया था, जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, डोनेटिंग ग्रुप के साथ वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होता, ठीक है, एक वो रहता है और एक उसके सामने आ जाता है, तो डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3। अभी कोई ये वाला कि मैंने ऑप्शंस क्या थी वो इस पेज पे नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है। देखो, अब नाइट्रेशन करनी है, हमारे पास 2 बेंजीन रिंग हैं, तो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भैया कौन सा बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है और कौन सा डीएक्टिवेटेड है, मतलब किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब मेरे पास जो NO2 पॉजिटिव है ये अटैक करना चाहता है, अब ये बोलेगा मैं इस पे करूँ या उस पे करूँ, तो लेट्स फाइंड आउट कि किस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। देखिए, इस बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ वो CO बॉन्ड है, कार्बोनिल, और कार्बोनिक विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये वाला जो बेंजीन रिंग है ये डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि उसके साथ एक विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। बट ये वाला जो बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या जुड़ा है, NHCOR। NHCOR इज अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये वाला बेंजीन रिंग जो है ये एक्टिवेटेड है। तो इतना तो क्लियर होगा कि लेफ्ट वाले बेंजीन पे अटैक होगा। अब होगा कहाँ, देखो ये जो NHCOR है इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा, पर ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, तो ऑर्थो पे हिंड्रेंस हो जाएगी, तो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो नाइट्रो कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे, बस यहाँ पर नाइट्रो लगा दो, दैट इज योर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल। अनस्टेबल वही होता है जो एंटी एरोमेटिक होगा। पहला वाला तो भाई साहब हमारे नॉन एरोमेटिक हैं, तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं स्टेबल हूँ ना मैं अनस्टेबल हूँ। सेकेंड वाला आपका एंटी है, तो ये आपका अनस्टेबल है। थर्ड वाले में ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, तो डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करने पे ये बन जाएगा फिर एरोमेटिक, ठीक है, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा रिंग। और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हाँ इन द प्योर फॉर्म बोला हुआ है ना, अब ये डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करूंगा मैं तब ये भी आपका एंटी बन जाएगा, बट अगर नहीं करता भी डबल बॉन्ड को, बट ये तो प्योर फॉर्म में ही आपका एंटी है, ठीक है, विदाउट एनी शिफ्टिंग, तो बी ऑप्शन तो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, अमंग PQ R एंड S द एरोमेटिक कंपाउंड इज R। IIT JEE 2013 का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पहले केस में AlCl3 के साथ रिएक्ट करने से ये Cl नेगेटिव को उठा लेगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड Cl नहीं होना है, ये गलत कहानी इन्होंने ड्रॉ कर दी है, दिस इज एक्चुअली सिंगल बॉन्ड Cl ये। तो ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा बाहर और यहाँ रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 नेगेटिव बनेगा, तो यस दिस इज एरोमेटिक,
तो पहले में एरोमेटिक हो गया। अगले में NaH दिया हुआ है। NaH देखिए, H नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहां से अगर H पॉजिटिव को उठा लिया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, तो सेकंड में भी एरोमेटिक आपका बन गया। थर्ड वाला ये थोड़ा सा एक ऐसा रिएक्शन है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है, तो कोई बात नहीं, बट ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये भाई साहब जो हैं एंड में हमें क्या देते हैं, ये, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म को आई डोंट थिंक यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि IIT का ये थोड़ा एडवांस वाली चीज़ है, बट जस्ट बता रहा हूँ कि ये अगर आ जाए तो ये वाला भी एरोमेटिक आपको देता है। एंड लास्ट में ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में, कुछ नहीं है। तो ये होगी सिंपल सी कहानी। तो एरोमेटिक कौन कौन है, P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, ये सभी एरोमेटिक है। प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन अब यहाँ पर ब्रोमिनेशन आपको करवानी है, तो वही बात आती है कि दो बेंजीन रिंग है, कौन सा एक्टिवेटेड है। लेफ्ट वाले रिंग पे NHCOR लगा हुआ है, तो लेफ्ट वाला एक्टिवेटेड है। राइट वाले पे CO डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो राइट वाला डीएक्टिवेटेड है। ओके, एंड ये वाला रिंग जो है आपका, दिस इज एक्टिवेटेड, तो उस पर अटैक होगा। अब देखो NHCOR ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, दूसरा ऑर्थो पे थोड़ा हिंड्रेंस आएगी, तो पैरा पोजीशन इज द बेस्ट। तो ब्रोमीन कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पर आपका ब्रोमिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन A। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएजेंट्स टू अचीव द फॉलोइंग सिंथेसिस। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले तो डबल बॉन्ड को क्या किया जाए, डबल बॉन्ड को पहले एक काम कर सकते हैं, OH में कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस करके, और OH को HBr से ट्रीट करेंगे तो OH का यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। NBS से डायरेक्टली करने से तो कुछ नहीं होने वाला। जिंक अमलगम HCl से अगर आप इसको कर दोगे तो CH2 बन जाएगा ये, और फिर NBS से करके हाँ यहाँ पे CH2 बना लो, और फिर बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करवा लो, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो यस, B ऑप्शन से भी हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल वाली ऑप्शन भी थी कि आप इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो और फिर HBr से ट्रीट कर दो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। देन चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ा है कि जो एरोमेटिक आपके कंपाउंड हैं, जो आपके अराइल हैलाइड्स है ना, ये तो अराइल हैलाइड ये SN1 भी नहीं देते और ये SN2 भी नहीं देते, क्योंकि SN2 में बैक अटैक करना पॉसिबल नहीं होता, और SN1 में यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, पर फिर भी मेरे को इस X को हटा के किसी और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, देयर शुड बी सम ऑप्शन, कुछ तो होना चाहिए तरीका। तो यस, देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके दो मैकेनिज्म हैं, एक है एडिशन एलिमिनेशन, नाम से समझ आ रहा है कि पहले स्टेप में कुछ ऐड होता है फिर कुछ रिमूव होता है, मतलब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो पहले ऐड हो जाएगा और जाने वाला फिर अगले स्टेप में निकलता है। ओके, तो ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हुआ। फिर दूसरा होता है एलिमिनेशन एडिशन, जाने वाला पहले ही निकल जाता है और बेंजाइन जनरेट होता है, तो उसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और फिर जाके नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो देखिए, अराइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन एलिमिनेशन तब होगा, इसका मतलब एडिशन एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में ऐड हुआ। यार न्यूक्लियोफाइल क्यों अट्रैक्ट होगा बेंजीन रिंग पे, सोचो, बेंजीन रिंग खुद में इलेक्ट्रॉन रिच एक मॉलिक्यूल है, और एक न्यूक्लियोफाइल को उसके ऊपर आप अट्रैक्ट करवा रहे हो, कैसे हो पाएगा, तभी होगा ना अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी मजे की बात, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना कहाँ है, न्यूक्लियोफाइल को इसको डिस्प्लेस करना है, X को, तो इसको यहाँ पे अटैक करना है। तो हम चाहते हैं ऐसे ग्रुप लगें जो यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करें। तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगाता हूँ यहाँ पे, और ये -M ग्रुप है, तो ये अपने ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, मतलब यहाँ पे कर रहा है, यस, तो मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करेगा। अगर पैरा पे लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M ग्रुप, तो ये भी ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, तो यस यहाँ पर कर रहा है, ये भी हो गया। अगर मैं मेटा पे लगाता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, तब ये इन ऑर्थो और पैरा पे करेगा, मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, वो नहीं मिला। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कहाँ होने चाहिए, ऑन ऑर्थो और पैरा। जब ये होंगे तो जहाँ पर आपका लीविंग ग्रुप लगा हुआ है
वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा, और पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो ये जो W है दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो ये पैरा पोजिशन पे लगा है, यस। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया। अब इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया, नेगेटिव आ गया, फिर आगे ये रेजोनेंस करता रहेगा, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, फाइन। ओके, देन फाइनली ये जो क्लोरीन था अब ये निकलेगा बाहर, तो अगले स्टेप में ये बाहर निकलेगा। ओके, बस हो गया। तो पहले स्टेप में एडिशन हुआ, अगले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, डन। अब देखो जितने ज़्यादा आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे और वो भी ऑर्थो और पैरा पे लगे होंगे, उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे देखिए एक NO2 लगा है तो थोड़ा स्लो है, 2 NO2 लगा दिए थोड़ा बेटर है, 2 NO2 पर एक फ्लोरीन है। आप लोग सर फ्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा ना, फ्लोरीन को तो निकालना है हमें, यस। तो क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है कि फ्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है? आप सोचेंगे सर ऐसे तो क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बट इस केस में क्या हो गया, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन फास्ट क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटर अच्छा क्रिएट कर देगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा फ्लोरीन के केस में। तो क्लोरीन से बेटर रिएक्टिविटी फ्लोरोबेंजीन की होती है इसमें। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है स्टार्टिंग में, बट ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि फ्लोरीन भी एक्स्ट्रा विड्रॉइंग पावर शो करके वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट करता है। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। अब मैं देखो आपको रिवाइज ही करवा रहा हूं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ओके, बेंजाइन मैकेनिज्म का मतलब है एलिमिनेशन एडिशन। पहले एलिमिनेशन हो जाती है, ये कब होता है? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट हैं। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब जब रिएक्शन होगा तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, अगर आपको Cl हटा के यहाँ पे OH लगाना है, मतलब OH एज ए न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करवाना चाहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो NaOH प्लस 300 डिग्री सेल्सियस और 170 ATM प्रेशर पे जाके रिएक्शन हुआ। जबकि विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होते तो ये बड़ी आसानी से हो जाता कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये है, देखो तो थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है, और ये आपका OH से रिप्लेस हो गई, फिनोल बन गया, डन। नाउ तो ये तो चलो एक ही ग्रुप लगा था और उसको रिप्लेस करना था, तो कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं थी। अब जैसे ये वाला केस है पैराक्लोरोटोल्यूइन, अब 2 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, हम क्लोरीन को रिप्लेस करना चाहते हैं, NaNH2 है, और NaNH2 आपको NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल देगा विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ठीक है, हम सोचेंगे यार NH2 नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, Cl मतलब Cl पहले बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा, तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है, मतलब यहाँ पर भी अटैक हो रहा है, यहाँ पर भी अटैक हो रहा है, तो दैट इज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग में, ऐसा कैसे हो रहा है? जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था वहीं पे तो रिप्लेस करेंगे ना उसको, और कहाँ करेगा? बट अब इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म में होता क्या है। देखिए, और जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, ये जो Cl था ये पहले निकल गया, इट्स ए लिविंग ग्रुप, तो मैकेनिज्म का नाम क्या है? एलिमिनेशन एडिशन। फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो जाती है और बेंजाइन बनता है। तो ठीक है, ये Cl नेगेटिव निकल गया, राइट, डन। चलो फिर क्या होगा? हाँ, Cl नेगेटिव निकल गया, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ जाएगा? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा? देखो Cl नेगेटिव निकला, उसकी बगल वाली पोजीशन में क्या था? यहाँ H था, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ठीक है, NH2 नेगेटिव, ये इस H को भी निकालेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो H वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया और ये वाला Cl अपना बॉन्ड लेके निकल गया, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये है तो ट्रिपल बॉन्ड, बट ऐसा मत बोलना ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp2 ही है। अभी भी बेंजाइन के ये जो 2 कार्बन है ये आपके sp2 ही हैं। तो सर ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना? ये ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली pp ओवरलैप से नहीं बनता, ये sp ओवरलैप से बनता है, सॉरी sp2 ओवरलैप से बनता है। ठीक है, तो ये आपका sp2 ऑर्बिटल और एक और sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है। तो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बड़ा वीक सा है, बट है एक बॉन्ड है, तो काइंड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड आ गया,
अब ये NH2 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है। अब इसके पास ऑप्शन हैं, ये यहाँ अटैक करे तो ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, या ये यहाँ अटैक करे तो ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अगर ये NH2 नेगेटिव ऊपर अटैक करता है ऐसे, तो ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर नीचे अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ये जो दो इंटरमीडिएट आपके बने हैं, इनमें ये देखना है कि विच वन इज मोर स्टेबल। इस नेगेटिव चार्ज को क्या ये CF3 ग्रुप स्टेबलाइज कर पा रहा है? नहीं, उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि दूर चला गया। पर यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको ये CF3 ग्रुप थोड़ा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा, क्योंकि उसके नज़दीक है। तो ये वाला कार्बन आयन इज बेटर, तो इसलिए NH2 को हमने यहाँ लगाया। तो NH2 यहाँ जो लगेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, जबकि Cl आपका यहाँ था, पर मेजर प्रोडक्ट में NH2 यहाँ लगाया, नीचे लगाया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पॉसिबिलिटी क्या है। तो वो तब होता है जब दो ग्रुप लगे होते हैं। जब ग्रुप ही एक है तो हटाओ। अब OH में यहाँ पे लगा देता या यहाँ पे लगा देता, बात तो बराबर ही थी। 6 में से एक ही पोजीशन पे लगा रहा हूँ मैं, दूसरा कोई ग्रुप है ही नहीं। तो जब तक दो ग्रुप नहीं होंगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि यहाँ पे लगेगा न्यूक्लियोफाइल या वहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो समझ आया। तो बेंजाइन मैकेनिज्म में आपको ये देखना होता है कि जो भी वहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है वो किस केस में ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, और वैसे ही हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर आपका क्लोरीन है, मान लो ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी वो वाली निकालो जो ज़्यादा एसिडिक है। अब यहाँ तो चलो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, एक ही था बगल में, उस साइड हाइड्रोजन नहीं थी, एक ही साइड प्रेजेंट थी। पर अगर दोनों तरफ अवेलेबल हो तो आपको फिर देखना होता है विच वन इज़ मोर एसिडिक, फिर आप उस हाइड्रोजन को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका मैकेनिज्म आ गया पैराक्लोरोटोल्यूइन में। तो पहले ये Cl गया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों बराबर हैं, किसी भी एक को निकाल लो। तो उन्होंने किसको निकाला, इन्होंने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो NH2 नेगेटिव जो भाई साहब हैं, उन्होंने इस H को निकाला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, Cl नेगेटिव बाहर निकला, ये बेंजाइन बना। अब इस बेंजाइन में दो पोजीशन पे अटैक हो सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। जब यहाँ पे अटैक हो रहा है, ठीक है, 3 पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो नेगेटिव चार्ज कितना डिलोकलाइज होगा, ये जो आपका डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, CH3, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लेके आता है। तो नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, ये और नेगेटिव लाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं है। अब अगर NH2 यहाँ पे अटैक करे और यहाँ नेगेटिव आए तो कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि इस मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन इन 3 पोजीशन पे होगी, यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो पैरा मिथाइल एनिलीन विल बी अ लिटल मोर इन द प्रोपोर्शन, मतलब स्लाइटली मेजर होगा और ये थोड़ा सा माइनर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ईच रिएक्शन। चलिए भाई सबके प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं। HNO3 H2SO4। अब हमारे पास दो ग्रुप है, एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग है। तो एक्टिवेटिंग डिसाइड करेगा, ऑर्थो और पैरा। देखो ये वाला ऑर्थो पे अटैक नहीं होता, क्योंकि इसके दोनों तरफ ग्रुप हैं, तो उसको हिंड्रेंस मिलेगी। यहाँ पे अटैक हो सकता है और यहाँ पे अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ वाला अटैक ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑर्थो और नाइट्रो का पैरा है, नाइट्रो का मेटा है, दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करूं मैं, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें एक और भी फायदा है, ये जो नाइट्रो और ये OH है आपस में H बॉन्डिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, जबकि नाइट्रो को मैं यहाँ लगाता, पैरा पे लगाता, तो आपस में H बॉन्डिंग नहीं होती, इनके बीच में H बॉन्डिंग भी हो जाएगी, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकेंड वाले में देखो, ये COOR ग्रुप जो है, इट्स अ विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये डीएक्टिवेट कर रहा है, जबकि ये जो OCH3 एक्टिवेट कर रहा है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहा है कि मैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूँ, तो क्लोरीन कहाँ लगेगा, यहाँ लगा लो, एक बार यहाँ लगा लो, दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल हैं, तो एक ही जगह पे लगा लो ना उनमें से। ठीक है, OCH3, यहाँ पर आप क्लोरीन लगा लीजिए, और ये COOCH3 आ गया। वैसे ये पोजीशन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ये COR आपका मेटा डायरेक्टिंग है, तो दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं उस पोजीशन को। अगले केस में COR आपका मेटा डायरेक्टिंग है, क्लोरीन आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका क्लोरीन, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, ये दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल हैं। फोर्थ में ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OCH3 आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देखो तो इस ऑर्थो पे तो नहीं अटैक होने वाला, ये ऑर्थो और ये वाला पैरा, ठीक है, कहाँ जा सकता है, देखो OCH3, ठीक है, बड़ा ग्रुप है, SO3 एक बार,
दोनों बार अटैक हो जाएगा, एक बार यहाँ हो जाएगा, एक बार यहाँ हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी बन जाएंगी आपकी, ठीक है। सल्फोनेशन दोनों पोजीशन में हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन, सी वाले में CHO विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग आपका जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अटैक होगा इस पैरा पोजीशन पे क्योंकि वो ज़्यादा फेवरेबल है। थोड़ा सा यहाँ पर भी हो जाएगा ऑर्थो पे, यहाँ पर फ्लोरीन और नाइट्रो है और Na पॉजिटिव CH3CH2S नेगेटिव, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्योंकि एक ऑर्थो पे विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कुछ नहीं है, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो फ्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय SCH2CH3, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो फिनोल के अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी फिनोल के काफ़ी कुछ केसेस पढ़े थे, पर फिर भी देखिए फिनोल की जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी, एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा, ये ऑर्थो पे हो गया, पैरा पे हो गया। लो टेम्परेचर अगर रिलेटिवली हो, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक कंट्रोल होता है, मतलब जो चीज़ फास्ट बन सकती है वो जल्दी बनती है, तो ये ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। बट अगर आप थोड़ा हीट करते हैं इसको, देन थर्मोडायनिक प्रोडक्ट बनता है जो पैरा वाला है। तो अगर आप इस ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को भी हीट कर दें तो ये भी पैरा वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फिनोल की सल्फोनेशन में दो प्रोडक्ट आते हैं आपके पास, एक काइनेटिक कंट्रोल का और एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो ऑर्थो वाला काइनेटिक कंट्रोल्ड है और पैरा वाला आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, मतलब थर्मोडायनेमिकली जो ज़्यादा स्टेबल है वो पैरा वाला है। तो ऑर्थो वाला क्यों बनता है? क्योंकि वो जल्दी बन गया था, पर एनर्जेटिकली उतना फेवरेबल नहीं है वो, पर जल्दी बन सकता था वो क्योंकि मे बी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन की कम थी। देन कोल्ब रिएक्शन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन इस रिएक्शन पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रा पढ़ लो क्या कहानी है यहाँ पे। देखिए, द फिनॉक्साइड आयन इज इवन मोर ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि भाई साहब जितना रिएक्टिव फिनोल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है फिनॉक्साइड, ठीक है, क्योंकि OH उतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जितना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप O नेगेटिव है, ओके। तो ये O नेगेटिव जो है बहुत अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, तो दिस इज मोर एक्टिवेटेड। तो हम क्या करते हैं, फिनोल को पहले NaOH से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो फिनोल को आपने NaOH से ट्रीट किया और ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन आया विच इज़ मच मोर रिएक्टिव एंड एक्टिवेटेड, ठीक है। अब इसको आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये O नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर ले सीधा एज ए न्यूक्लियोफाइल, उससे कुछ बनने नहीं वाला, O के आगे COO कर लोगे फिर क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनने वाला, दैट इज अ डेड एंड। नाउ अब अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बच्चों O नेगेटिव ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या C नेगेटिव? ऑब्वियसली बात है C नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, कार्बन पे भी नेगेटिव है, पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो बोलता है कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और मैं दे भी दूंगा। ऑक्सीजन के पास पड़े तो होते हैं पर वो देता नहीं इजीली क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज से बेटर न्यूक्लियोफाइल है C नेगेटिव। तो इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के थ्रू अटैक होगा, ठीक है। समझे क्यों कार्बन के थ्रू अटैक हो रहा है? तो कार्बन के थ्रू यहाँ अटैक हुआ CO2 पे, ये आपका ट्रांजिशन मतलब काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बना, ठीक है। ये आपका COO नेगेटिव आएगा, फिर एक ये वाला H निकला है ना, ये वापस से ऊपर लग गया टॉटोमराइजेशन, तो ये आपका COO नेगेटिव, और फिर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो यहाँ पर COH, तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आपका सैलिसाइलिक एसिड है। तो जब भी फिनोल को पहले NaOH से ट्रीट करते हैं, अगले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, फिर लास्ट में फिर से एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तो आपका बनता है सैलिसाइलिक एसिड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, हम देखिए जब भी हमारे पास CHCl3 है, ये पहले भी किया हमने, और इसको आप बेस की प्रेजेंस में रखते हो, तो बेस क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव उठा लेता है और जनरेट करता है CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव फिर एक Cl नेगेटिव छोड़ के CCl2 जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो बच्चे या कोई भी कार्बिन जो है वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होती है,
क्यों इलेक्ट्रोफाइल होती है? अब बच्चों को लगेगा कि सर कार्बन के पास तो एक लोन पेयर है, वो तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बट कार्बन के 2 बॉन्ड हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट में, तो शॉर्टेज है। शॉर्टेज है मतलब वो उल्टा देना नहीं चाहता वो लोन पेयर, उल्टा वो चाह रहा है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोवाइड करवा दो। तो डाइक्लोरोकार्बन या जो कार्बन है दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? CCl2। ठीक है, बस अगेन इसमें भी वही कहानी होगी, NaOH की प्रेजेंस में ये O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव यहाँ नीचे शिफ्ट करेगा, यहाँ पर फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के थ्रू फिर CCl2 पे अटैक होगा, कार्बन के थ्रू, जैसे प्रीवियस केस में किया था। तो यहाँ पर आपका CHCl2 मतलब पहले CCl2 बनेगा, फिर H शिफ्ट करेगा, CHCl2 बन गया। ठीक है, और उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करके आप ऐसे समझ लो कि ये जो आपका CHCl2 बना था, आप ऐसा समझो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ CHCl2, तो NaOH से ट्रीट करने पे ये दोनों ClOH से रिप्लेस हो गए और एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर निकल गया और ये रह गया CHO। ठीक है, तो इसमें बना सैलिसाइल्डिहाइड। तो कोल्ब रिएक्शन में बना था सैलिसाइलिक, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक था। रिमेटिमन के भी 2 फॉर्म है वैसे, रिमेटिमन कार्बोक्सिलेशन भी है। ठीक है, एक फॉर्माइलेशन और एक कार्बोक्सिलेशन है। तो ये CHO लग रहा है आपका सैलिसाइल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पर आप CHCl3 की जगह CCl4 लेते तो एंड प्रोडक्ट आपका यहाँ पर COH आता, मतलब सैलिसाइलिक ही आता। तो रिमेटिमन के 2 फॉर्म्स हैं, एक CHCl3 प्लस NaOH और एक CCl4 प्लस NaOH। तो उसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है। इसको फॉर्माइलेशन बोलते हैं, इसमें फॉर्माइल ग्रुप लगता है CHO। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्रीवियस वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT ने अच्छे से दिए हुए हैं और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। देखिए 2 फिनोल और एक थैलिक एनहाइड्राइड जब कंडेंस करते हैं तो बनाते हैं क्या? फिनोफ्थलीन। दिस इज योर फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो फॉर अ मिनट यू कैन पॉज द वीडियो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड एक बार याद कर सकते हो, अच्छा 2 फिनोल और एक थैलिक एनहाइड्राइड से आपको फिनोफ्थलीन मिलता है। फ्लोरसिन का याद है पीछे लास्ट चैप्टर का, है ना? रिसोर्सिनोल को ट्रीट किया था आपने थैलिक एसिड से, मतलब थैलिक एसिड से पहले थैलिक एनहाइड्राइड बनता है, तो थैलिक एनहाइड्राइड और रिसोर्सिनोल से फ्लोरेसिन बनता है, जबकि फिनोल से आपका फिनोफ्थलीन बनता है। और फिनोल को जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं तो सिर्फ बेंजीन मिल जाता है प्लस जिंक ऑक्साइड। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व भी किया था ये। देन कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट। देखिए जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है ना, PHN2 पॉजिटिव, ठीक है, PHN ट्रिपल बॉन्ड N, इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये डायजोनियम क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्यों? क्योंकि ये N2 अगर निकल गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जब फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम, तो यहाँ पर रिएक्शन होता कैसे है? देखिए फिनोल का रिएक्शन हमेशा उसकी पैरा पोजीशन से होता है, क्योंकि फिनोल का जो लोन पेयर है ये ऐसे जंप करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो अल्टीमेटली पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये अटैक करता है फिर नाइट्रोजन पे। तो फिनोल के साथ जब भी आपका एजो कंपाउंड कपल करते हैं, कपलिंग होती है उनके बीच में, तो वो पैरा पोजीशन पे होती है फिनोल से। ठीक है, तो ये N डबल बॉन्ड N ये इसकी पैरा पोजीशन पे आ गया, समझे? अगर पैरा ऑक्यूपाइड हो तब फिर ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि फिनोल की जब रेजोनेंस बनती है तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और नेगेटिव के थ्रू ही अटैक होना है। तो अगर पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे होगा, अदरवाइज पैरा पे, क्योंकि बड़ा ग्रुप है पैरा पे रहना बेटर है ताकि रिपल्शन कम हो। तो ये आपका बन गया ऐसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज डाई है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑरेंज डाई का स्ट्रक्चर कैसा है, या जो ये जो आपका बना प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये बोलेगा ये सो एंड सो रिएक्शन हमने करवाया और उसमें जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, ऑरेंज कलर है, उसका क्या है क्या नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब अमीन्स आएगा। अभी मैं कपलिंग की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, इवन दो इट इज़ एरोमेटिक से रिलेटेड है, बट अमीन्स मैंने कुछ और भी चीज़ें हमने पढ़नी है उसके मैकेनिज्म, तो वहाँ पर ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। तो इसलिए डायजोनियम सॉल्ट के जो रिएक्शंस हैं उनको आप अमीन पे ही छोड़ दो, अमीन में उनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। ये मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होता है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, सो दैट इज ए इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। देखिए क्यूमीन है आपका
आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। इसको जब आप एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीडेशन से ही ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एरियल ऑक्सीडेशन जब इसको करते हैं हीट करके, तो ये बनाता है, ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन था ना, ये बॉन्ड, इसके बीच में ओ सिंगल बॉन्ड ओ आ जाता है, मतलब परऑक्सी लिंक आ जाता है। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर उसके बाद के मैकेनिज्म में क्या होता है, इसको आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये फिनाइल शिफ्ट करता है, ये जो बेंजीन रिंग है ये शिफ्ट करता है, ठीक है। तो फिनाइल शिफ्ट इन्वॉल्व है इसके मैकेनिज्म में, और आप फाइनली ये शिफ्ट मार के फिनोल बनाएगा, और बाकी का ये जो रह जाएगा ये आपका बन जाएगा एसीटोन। तो क्यूमीन से जब आप फिनोल बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट आता है दैट इज एसीटोन। तो ये रिएक्शन याद रखना, इंटरमीडिएट इसका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है। नेक्स्ट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखिए, जब अलाइल फिनाइल ईथर, मतलब ईथर ऑक्सीजन की एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ अलाइल ग्रुप है, तो अलाइल फिनाइल ईथर को अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, तो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है जिसको क्लेजन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ये जो आपकी अलाइल चेन है ये रीअरेंज करके ऑर्थो पे चली जाएगी। अगर ऑर्थो खाली नहीं है तो ये फिर पैरा पे जाती है, ठीक है। अब मज़े की बात तो क्या है यहाँ पे, अगर इनको मैं 1 2 3 करके मार्क करूँ तो ये जब ये ऑर्थो पे जंप करता है ना तो ये 3 वाले से अटैक करता है, ओके। तो यहाँ पर जो चेन जुड़ी है वो 3 to 1 करके जुड़ी होगी। तो ये ध्यान रखना कि ओरिजिनल में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब ये 1 और 2 के बीच में, मतलब चेन का जो एंड था वहाँ से अटैक किया और यहाँ से जो जुड़ी थी वो टूट गया। तो जहाँ से जुड़ी हुई थी ये टूट जाएगी और जहाँ पर ये एंड था वहाँ से ये जुड़ जाएगी। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरह का कुछ रीअरेंजमेंट है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक कर रहा है, मतलब इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये पहले आपका काइंड ऑफ कीटो फॉर्म आ जाएगी और ये वापस से फिर से अपने इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इनोल इज एरोमेटिक। तो ये आपका आ गया क्लेजन रीअरेंजमेंट। अगर ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो ये पैरा पे जाता है, और जब ऐसा होता है तो पहले एक्चुअली ऑर्थो पे आएगा पर जगह नहीं थी वहाँ पे, तो फिर ये फिर पैरा पे शिफ्ट करता है। तो ये 2 बार पलटी मारता है, जैसे ये 1 2 3 से ये 3 2 1 हुआ, फिर से पलटी मारेगा। अगर ऑर्थो खाली नहीं था तो ये फिर से पैरा पे पलटी मारेगा और फिर से 1 2 3 हो जाएगा ये। तो अगर ये पैरा पे गया तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, 1 2 3। ऑर्थो पे एक और पलटा मारता है, पैरा पे ये 2 बार पलटे मारेगा, ठीक है। अब तुम पलटे मारना स्टार्ट मत कर देना इसको देखते हुए, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन के कुछ रिएक्शन, हाँ बाकी का नाइट्रोबेंजीन को भी फिर हम आगे अमीन वाले चैप्टर में ही कर लेंगे। देखिए, नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिडक्शन करेंगे अगर आप H2 निकल की प्रेजेंस में या H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये हम एनिलीन बनती है। SnHCl भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने आपको बताया पीछे भी, तो ये भी आपको एनिलीन देता है नाइट्रोबेंजीन से। Na2ASO3 की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में अगर आप करवाते हैं तो ये पूरा रिड्यूस नहीं करता। यहाँ पर अगर 4 नेसेंट हाइड्रोजन है तो ये बनाता है एजॉक्सीबेंजीन, तो ये याद करने वाला है, ठीक है। देन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एंड CH3OH, या LAH से ट्रीट करोगे आप तो नाइट्रो का क्या बनता है, एजोबेंजीन। क्योंकि काफ़ी बच्चे हम एक अजम्पशन लेके चल रहे थे ना कि यार LAH तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो NO2 को पक्का NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हम LAH यूज़ करेंगे। नहीं, LAH नहीं यूज़ करना, वो एजोबेंजीन देता है और इस रिएक्शन में 8 नेसेंट हाइड्रोजन आपके इन्वॉल्व होती हैं। फिर जिंक NaOH, जस्ट यहाँ जिंक NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल था, यहाँ जस्ट जिंक NaOH है, तो ये NO2 को हाइड्रेजोबेंजीन, देखो एजोबेंजीन और हाइड्रेजोबेंजीन में क्या डिफरेंस है, हाइड्रेजोबेंजीन थोड़ा और रिड्यूस हो चुका है, क्यों, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड को भी आपने रिड्यूस करके यहाँ पर भी H लगा दिए, तो ये हाइड्राजोबेंजीन है, ये एजोबेंजीन है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इसकी करते हैं तो भी आपको NH2 मिल जाता है, वो भी वीकली एसिडिक मीडियम में, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम आपको एनिलीन दे रहा है, पर यही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो आपको फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन देता है, ये PHNHOH, एंड वो रीअरेंज करके बनाता है आपका पैरा अमीनो फिनोल। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी 2 टाइप की होगी, स्लाइटली एसिडिक में आपको एनिलीन देगा और स्ट्रांगली एसिडिक में आपको पैरा अमीनो फिनोल। देन अमोनियम सल्फाइड सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हो तो एक को रिड्यूस करता है। अब वो एक कौन होगा ये पता नहीं है, बट एक को ही रिड्यूस करता है, तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए होता है। जिंक प्लस NH4Cl, ये आपका मिलिकन बार्कर्स टेस्ट है फॉर नाइट्रोबेंजीन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन को आप जिंक प्लस NH4Cl से ट्रीट करेंगे, ये पहले आपका बेंजीन
मतलब फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन देगा, उसको आपने AgNO3 से प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया तो ये नाइट्रोसोबेंजीन प्लस H2O प्लस सिल्वर का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आता है, तो दैट कन्फर्म्स कि ये नाइट्रोबेंजीन था ओरिजिनली। तो ये मुल्लिकन बार्कर टेस्ट है फॉर नाइट्रोबेंजीन। देन और रिडक्शन देखो तो SnHCl कर दिया, इवन FeHCl भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ CO2O, ये तीनों आपको एनिलीन देते हैं। और एनिलीन क्योंकि NH2 एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवा देता है। पर अगर आपको सिंगल ब्रोमिनेशन चाहिए तो आप सिंपल ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 ले लो, ऐसा सॉल्वेंट जो इंटरफेयर नहीं करेगा, तो आपको मोनोब्रोमिनेशन होगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। और नाइट्रेशन करवानी है तो NH2 कैसा ग्रुप है, NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रेशन तो ऑर्थो पैरा पे होनी चाहिए। ये मेटा वाला क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि NH2 एक बेस भी है, NH2 एक बेस भी है, तो ये HNO3 क्या करेगा, इसी को प्रोटोनेट कर देगा, तो यहाँ NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ NH3 पॉजिटिव बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा, तो मेटा पे अटैक होगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ उतना भी माइनर नहीं है, ठीक है, उसको माइनर हटा दो। हाँ, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, NCERT में दिया हुआ है कि एनिलीन की नाइट्रेशन से मेटा बनता है, क्यों, क्योंकि ये NH3 पॉजिटिव बन जाता है एसिड से रिएक्ट करके। और बाकी का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कि जो HNO3 है और H2SO4 है, ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज भी कर देते हैं, क्योंकि हाईली एक्टिवेटेड रिंग था ये, तो थोड़ा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है ये। निकल H2 इसको पूरा रिड्यूस कर देगा बेंजीन को आपको साइक्लोहेक्सेन में। CuCl2 से क्या करता है ये, CuCl2 यहाँ पर आप लगा लो ऐसे, एक HCl ये निकाल दो, वैसे ही एक और मॉलिक्यूल यहाँ लेके एक HCl वहाँ से निकाल दो, तो ये NHPH इस साइड जुड़ जाएगा और एक NHPH उस तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये CuCl2 के साथ आपका इसका रिएक्शन है, आपका तो नहीं, मतलब एनिलीन का है। तो एनिलीन प्लस CHCl3 प्लस KOH ये आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड देता है, दिस इज योर कार्बाइलामीन रिएक्शन, है ना। फिनाइल को जब CHCl3 प्लस फिनाइल नहीं सॉरी एनिलीन, तो चाहे आपका एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन हो या एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन हो, ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है। ठीक है, कार्बाइलामीन रिएक्शन। तो ये जो आइसोसाइनाइड बनता है, इट्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बड़ी गंदी स्मेल होती है इसकी, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि भैया ये 1 डिग्री अमीन था। और HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या बनता है, डायजोनियम आयन, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और उसको अगर आप पानी से ट्रीट करेंगे फर्दर तो OH बन जाता है इसका। ठीक है, और अगर पानी की बजाय इसको आपने H3PO2 से ट्रीट कर दिया तो क्या बन जाता है, याद है, बेंजीन। बाकी के आगे केस पढ़ेंगे, इसके आगे के केस का सारे करने हैं हमने आगे, वो करेंगे हम अमीन्स वाले चैप्टर में। ठीक है, डायजोनियम के सारे। अब देखिए और कुछ क्वेश्चंस, 1 2 3 and 4 and 5 6 7, थोड़े ज़्यादा वैरायटी है इस बार, तो मैंने कहा था एरोमेटिक में काफ़ी वैरायटी करेंगे हम, 8 9 बस। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद फिर करेंगे हम DPP सॉल्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसका DPP से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आई होप कि आपको सही लगा, समझ आया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कैनवस क्लासेस के बारे में। और ये क्रैश कोर्स आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको रिवाइज करने का मन करे, तो इट्स डोंट टेक इट एज अ क्रैश कोर्स, इट्स अ रिवीजन कोर्स। जब भी आपका मन करे रिवाइज करना है मुझे कुछ चैप्टर, तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिवीजन कोर्स में बना के दूँ, जिससे ऐसा ना हो कि आपसे 30 डे में रिवीजन हो या 45 डे में, एक अच्छा डिटेल में भी चीज़ें हो, थ्योरी भी काफ़ी अच्छी हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी थोड़ी ज़्यादा वैरायटी की हो। ओके, इसलिए चलिए, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइज हैव गिवन, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। थैंक्स, बाय।